आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, जिसका आज का डे 2 है। इसका डे 1 हम पढ़ चुके हैं। डे 1 में हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस के बारे में थोड़ी सी, और ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के डिस्कशन में ज़रा सा उनके बारे में। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पूरा जाना था, क्या क्या कंडीशंस चाहिए थी उसके बारे में जाना था। अब उन कंडीशंस की चर्चा कर रहे हैं बैठ के। हमने कल की क्लास में पढ़ा था व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या जरूरी कंडीशंस है, तो हमने उसके बारे में जाना था। There were 4 necessary conditions for photosynthesis. One was CO2, another is H2O, third is chlorophyll, fourth is sunlight. मैंने बताया था मेरे अंदर CO2 का प्रोडक्शन खुद ही हो रहा है, मैं पानी भी पी लेता हूँ, मेरे ऊपर भी सूरज की लाइट गिर रही है, तो मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं हो रहा, मेरे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? तो उसका कारण यह है क्योंकि मेरे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्योंकि हमने लिखा है टॉपिक कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए किन किन कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, तो हमने पढ़ा 4 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से 3 कंडीशंस मेरे अंदर अवेलेबल है, लेकिन चौथी कंडीशन मेरे अंदर अवेलेबल नहीं है। तो जब तक ये चारों कंडीशंस अवेलेबल नहीं होंगी तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो उसी के टर्म में पहली कंडीशन आती है क्लोरोफिल की। बात कर लेते हैं क्लोरोफिल क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है। क्लोरोफिल इट इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल एक डेफिनेट क्वालिटी से क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। जैसे बिस्कुट के पैकेट की बात की जाए, बिस्कुट जो है पैकेट के अंदर पाया जाता है, इसी प्रकार से जो क्लोरोफिल है वो भी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर के अंदर पाया जाता है, जिसे क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। इट इज फाउंड इन द लीव्स। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल और लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट, यानी लीव्स के अंदर कौन है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन है, क्लोरोफिल अवेलेबल है। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन क्या है, क्लोरोफिल के बाद सनलाइट की जरूरत है। तो सनलाइट की बात कर ली जाती है, ये कहाँ से प्रोवाइड होती है, कैसे प्रोवाइड होती है, क्या फंक्शन है इसका। इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो लाइट है हमको फोटोसिंथेसिस कराने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, विच कम फ्रॉम द सन। जो एनर्जी कहाँ से आती है, जो कि एनर्जी सन से हमें प्राप्त होती है। जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसे सनलाइट एनर्जी माना जाता है। इसी प्रकार से तीसरी रिक्वायरमेंट आती है कार्बन डाइऑक्साइड की। अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ से मिलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है। प्लांट ऑब्टेन इट यानी कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2। कहाँ से, ब्रैकेट में लिखा है हमने ATM, शॉर्ट फॉर्म लिखी है ATM, यानी एटमॉस्फेयर से। यानी प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए अपनी रिक्वायरमेंट विच इज कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से प्राप्त कर लेता है। अरे लेता कैसे है, उसे कुछ रास्ता चाहिए अंदर आने के लिए, बाहर से कुछ लेना है एटमॉस्फेयर से प्लांट को। तो जो पत्ती हमने बात की अभी, लीव्स के ऊपर क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं, और लीव्स के अंदर स्टोमेटा भी पाए जाते हैं। स्टोमेटा क्या है, ये छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे रास्ते होते हैं जो पत्ती में बने होते हैं, जहाँ से गैसेस अंदर आती हैं जिनकी ज़रूरत है, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो गैसें बाहर भी निकल जाती हैं। तो प्लांट को O2 की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसे बाहर निकाल देता है, लेकिन प्लांट को CO2 की ज़रूरत है, इसीलिए उसे इनहेल करके अंदर ले लेता है। वाटर एंड मिनरल की बात कर रहा है। चौथी रिक्वायरमेंट है प्लांट की वाटर, और साथ ही साथ में मिनरल की भी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो हमसे कह रहा है वाटर एंड मिनरल। अच्छा जी, ये हमें पता है प्लांट को रूट से मिलता है, ये प्लांट को रूट से मिलता है। भाई हमने पढ़ रखा है कि वाटर एंड मिनरल जो है प्लांट को रूट से मिलता है। पिछले पहली क्लास में डायग्राम ट्री का बना के देखा था हमने। लेकिन मिलता तो है, लेकिन वहां से पत्ती तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वहां पर एक लंबी पाइप पाई जाती है, जिस पाइप का नाम है जाइलम। कहाँ पाई जाती है, प्लांट में, और काम क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन। किसका ट्रांसपोर्टेशन, जिसकी बात हो रही है, वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करती है। और जब कहाँ अवेलेबल होती है, पूरे प्लांट के अंदर, रूट से लेकर लीफ तक सारी जगह पर अवेलेबल। ये 4 रिक्वायरमेंट थी फोटोसिंथेसिस के लिए। चारों रिक्वायरमेंट हमने देखा कहाँ से मिलती है, क्या होता है।
नोट में एक बहुत ज़रूरी बात है, कल हमने फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन पढ़ा था, वहाँ पर लिखा हुआ था CO2 चाहिए, पानी मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा, सनलाइट मिलेगा, यानी कि ये चारों मिलेंगे और मिल करके फिर एक प्रोडक्ट बनता था, इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बन जाती थी। तो नोट में वही हमने लिखा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पूरा का पूरा प्रोसेस करके, पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके प्लांट प्रिपेयर ओनली ग्लूकोज, प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिपेयर करता है, प्लांट प्रिपेयर ओनली ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज प्रिपेयर करने का काम करता है। अच्छा जी, तो हमने जब इसकी पहली क्लास में डे 1 की क्लास में पढ़ा था, हमने फूड के बारे में बात की, तो हमने फूड के लिए थोड़ा चार्ट लिखा था कि फूड तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, प्रोटीन, फैट कुछ भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में सिर्फ ग्लूकोज ही बना रहा है, तो बाकी फूड कहाँ से आएगा। हर्बीवोरस वगैरह जैसे हैं वो इन चीज़ों को खाते हैं और फैट बनाने, फैट या फिर फैट के डेरिवेटिव्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है जी, ग्लूकोज बन गया, ग्लूकोज के डेरिवेटिव स्टार्च वगैरह बन गए और फैट बन गया। प्रोटीन कहाँ से बनेगा, तो हमें पता होना चाहिए, प्रोटीन बिना नाइट्रोजन के नहीं बनता। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन प्लांट तो 78% नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, यानी कि उसे गैस के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता। प्लांट हमेशा नाइट्रोजन सॉलिड के रूप में ले सकता है, तब तो एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में अवेलेबल है, मतलब प्लांट उसे नहीं ले पाएगा, तो कोई ना कोई एजेंट तो होगा जो उसको वहां तक पहुंचाने का काम कर रहा होगा। हमने वही लिखा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा प्लांट प्रिपेयर ओनली ग्लूकोज, सिर्फ और सिर्फ प्लांट ग्लूकोज बनाने का कार्य करता है। विच इज अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट, और ग्लूकोज क्या है, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है फॉर मेकिंग प्रोटीन। अगर हमें प्रोटीन, अब तो कार्बोहाइड्रेट तक की बात आ गई, अगर हमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन में क्या होता है, प्रोटीन इज द डेरिवेटिव ऑफ नाइट्रोजन, यानी प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। अगर हमें प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन के लिए भाई प्लांट नाइट्रोजन की जरूरत होगी। हमने जाना कि नाइट्रोजन तो एटमॉस्फेयर में गैस के रूप में अवेलेबल है, वो तो सॉलिड के रूप में चाहिए, लेकिन प्लांट को तो सॉलिड रूप में है ही नहीं, तो अब कैसे लेगा। तो लिखा हुआ है, प्लांट रिक्वायर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, प्लांट को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की जरूरत होती है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन है, ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन को, जो कि गैस के रूप में है, उसे सॉलिड के रूप में कन्वर्ट करके एटमॉस्फेयर से ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो उन बैक्टीरियाओं को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोला जाता है। विच प्रोवाइड नाइट्रोजन, जो कि क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। किसको प्रोवाइड करेंगे, टू द प्लांट को प्रोवाइड करेंगे। फ्रॉम कहाँ से प्रोवाइड करेंगे, एटमॉस्फेयर से प्रोवाइड करने का वर्क करेंगे। तो यानी कि प्लांट की मदद कौन कर रहे हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, वो उन चीज़ों को ले करके आ रहे हैं। तो इस तरीके से कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के क्या क्या कंडीशंस की ज़रूरत है। अब इनको लोगों ने चेक भी किया, भाई ये सिर्फ लिख दी गई है या फिर सच में भी ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई CO2 जरूरी है नहीं, क्योंकि सनलाइट तो जरूरी है, वो तो सीधी सीधी पड़ी रही है, दिख रहा है, उसके ऊपर गिर रही है। उसके अंदर क्लोरोफिल भी अवेलेबल है, बिल्कुल है। उसके अंदर मिनरल वाटर भी जड़ों से आ ही रहा है जी। और जो CO2 है ये सच में ज़रूरी है या फिर नहीं है, तो हम CO2 का टेस्ट करने जा रहे हैं। CO2 का टेस्ट करने जा रहे हैं कि सच में ज़रूरी है या फिर नहीं है। इसके लिए हमारी बुक में 2 एक्टिविटी दिखा रखी है जो कि पढ़ लेनी है। एक्टिविटी नंबर 3 और एक्टिविटी नंबर 4, 2 एक्टिविटियाँ हमारी बुक में दिखा रखी हैं जो कि पढ़ लेनी है। पहले बात करते हैं कि एक्टिविटी 3 में क्या बोला गया है। एक्टिविटी 3 में क्या समझाया गया है, हमें एक्टिविटी 3 में समझाया गया है कि भाई CO2 ज़रूरी है या नहीं है, या फिर ऐसे ही लिख दिया है इसको यहाँ पर। देखिए, अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो वो ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज बनाएगा, बनाता जाएगा, बार बार ग्लूकोज बनाएगा। तो जब बहुत सारा ग्लूकोज इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो ग्लूकोज नहीं रह जाता, वो मिल करके स्टार्च बन जाता है, मिल करके स्टार्च बन जाता है।
तो हमने पढ़ा कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस होने के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत है, किन किन कंडीशंस की ज़रूरत नहीं है। तो अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा तभी तो ग्लूकोज बन रहा होगा, तभी तो स्टार्च बन रहा होगा। यानी कि अगर स्टार्च बन रहा है तो इसका मतलब ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है मतलब कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है मतलब इन चारों चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही होगी। तो अगर स्टार्च पाया गया इसका मतलब इन चारों चीज़ों की ज़रूरत हैगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्च का टेस्ट कर लेते हैं। अगर स्टार्च का टेस्ट पॉजिटिव आया तो यानी कि CO2 की ज़रूरत है, और स्टार्च का टेस्ट नेगेटिव आया मतलब CO2 की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमें दिखा रखा है, एक पत्ती ली गई, एक्टिविटी 3 में दिखाया गया है, और पत्ती कुछ इस स्ट्रक्चर की होती है। पत्ती का हमने एक बहुत छोटा सा हिस्सा एक ब्लैक पेपर से ढक दिया, पत्ती का इतना सा हिस्सा एक ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। ये रहा सन, सूरज, यहाँ से लाइट अब भी गिर रही है, उस हिस्से पर भी गिर रही है जहाँ पर कवर्ड है और जहाँ पर अनकवर्ड है। सूरज से लाइट सभी हिस्सों पर आ रही है। लगभग लगभग हमने मान लीजिए 7 to 10 डेज के बाद, 7 to 10 डेज के बाद इस चीज़ को रिपीट करने की, वही जो प्रोसेस था, जो प्लांट को हमने लगा दिया ब्लैक पेपर या फिर वाइट ब्लैक टेप कुछ भी कह लो, और 7 से 10 दिन के बाद हमने उस ब्लैक पेपर को हटा दिया। तो पत्ती पे कुछ ऐसा यहाँ पे शेडिंग रह जाएंगी, थोड़ी थोड़ी हल्का हरा रंग हो जाएगा, बाकी हिस्से पे गाढ़ा हरा रंग पाया जाएगा। तो हमने एक काम किया, पत्ती का इतना हिस्सा काटा और इतने हिस्से को काट करके माइक्रोस्कोप में रख दिया, माइक्रोस्कोप में रखा, और फिर हमने उसके लिए स्टार्च टेस्ट परफॉर्म कर दिया। स्टार्च टेस्ट, स्टार्च टेस्ट कैसे किया जाता है, पहले लीफ को बॉईल किया जाता है, बॉईल करने के बाद उस पर आयोडीन डाला जाता है, आयोडीन का सॉल्यूशन। अगर कलर ब्लू आ गया, कलर ब्लू आ गया तो इसका मतलब वहां पर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब कि क्या हुआ भाई, ग्लूकोज बना होगा, यानी फोटोसिंथेसिस हुआ होगा, यानी CO2 जरूरी है। तो जिस पत्ती के टुकड़े पर कवर नहीं था वहां पर, तो जब ये टेस्ट हमने किया, पूरा ये प्रोसेस जो भी पढ़ा है, तो वहाँ टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब भाई CO2 की जरूरत हैगी। लेकिन जो हिस्सा कवर्ड था, जब वहां पर यही सेम पूरा टेस्ट दोहराया गया, कुछ हिस्से से पत्ती को निकाला गया, माइक्रोस्कोप में रखा गया, स्टार्च टेस्ट किया गया, लीफ को बॉईल किया गया और उस पर आयोडीन सॉल्यूशन डाला गया, सॉल्यूशन डालते ही वहां देखा गया वहां ब्लू कलर नहीं आया। अब की बार ब्लू कलर नहीं आया, ब्लू कलर नहीं आया मतलब वहां पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। स्टार्च प्रेजेंट नहीं है यानी कि ग्लूकोज ही नहीं हुआ, यानी ग्लूकोज नहीं हुआ यानी फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, यानी वहां पर CO2 अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, तो सिर्फ इतने हिस्से पर जो कवर्ड कर रखा था वहाँ CO2 अवेलेबल, तो जहाँ CO2 नहीं थी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि CO2 जो है वो एक ज़रूरी कंडीशन है, ज़रूरी कंडीशन है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। एक्टिविटी 3 में हमें यही समझाया गया है। एक्टिविटी 4 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 पर आते हैं। एक्टिविटी नंबर 4 में हमसे क्या कह रहा है, एक्टिविटी नंबर 4 में बोला कि भाई अभी CO2 के लिए इनका मन नहीं भरा, ये और CO2 को और चेक करना चाहते हैं। तो इन्होंने एक प्लांट ले लिया, प्लांट के अंदर मल्टीपल लीव्स हो सकती है, ऐसे इन्होंने एक प्लांट को ले लिया जहाँ पर मल्टीपल लीव्स अवेलेबल थी। यहाँ पर इन्होंने एक बेल जार लगा दिया, बेल जार यानी कि वही जो ट्रांसपेरेंट शीशे का होता है, और उसे ऊपर से बंद कर दिया। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन रखा, डुबो के रखा प्लांट के अंदर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का नाम था KOH। KOH का फुल फॉर्म होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, F⁴n फंक्शन। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन होता है कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना,
CO2 को एब्जॉर्ब कर लेना, यानी कि सारी की सारी CO2 जो है सोख लेना। तो इस बेल जार के अंदर CO2 भरी हुई थी। ये बेल जार कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट यानी इसके आर पार अच्छे से देखा जा सकता है। तो क्या हो रहा होगा? ये लीफ है, इसके अंदर क्लोरोफिल अवेलेबल होगा। ट्रांसपेरेंट है तो सूरज की लाइट इस हिस्से पर भी गिर रही होगी जो आधा कवर्ड नहीं है, और उस हिस्से पर भी गिर रही होगी जो आधा कवर्ड है। तो क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गई, और पानी से रूट से इसकी मिल ही रहा होगा। ये जमीन पे खड़ा हुआ है तो ये इसकी रूट्स होंगी। यहाँ से ये H2O यानी कि वाटर, H2O यानी कि वाटर अब भी ये खींच रही होंगी। CO2 भी वहाँ अवेलेबल है, और इस तरीके से रखा गया है कि इसके मुंह को यहाँ से सील रखा गया है पूरी तरीके से। इसके मुंह को यहाँ से सील रखा गया है पूरी तरीके से। तो इससे क्या होगा? अब सूरज की लाइट गिर रही होगी तो लगभग वही वापस से 7 to 10 डेज लेटर, कितने दिनों के बाद इस पत्ती को तोड़ा गया होगा, यहाँ से प्लग कर दिया गया होगा। पत्ती के दो हिस्से हैं, एक वो जो बेलजार के अंदर है, एक जो बेलजार के बाहर है। तो बेलजार के बाहर वाले हिस्से पर वही वापस जो हमने पीछे भी टेस्ट परफॉर्म किया था स्टार्च वाला, वही सेम से लिया गया होगा, इसे हिस्से से काटा गया होगा जितना बाहर है, पत्ती को माइक्रोस्कोप पे रखा गया होगा, फिर उसको देखा गया होगा, फिर उसे बॉईल किया गया होगा, बॉईल करने के बाद आयोडीन डाला गया होगा, और जो हिस्सा कवर्ड नहीं है वहाँ पर क्या हुआ होगा? स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया होगा, ब्लू कलर आ गया होगा फिर उसमें। लेकिन जो हिस्सा कवर्ड है वहाँ पर भी सूरज की लाइट गिरी, वहाँ भी क्लोरोफिल अवेलेबल है, वहाँ भी पानी आ रहा है, और वहाँ भी CO2 थी, लेकिन वहाँ पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ गया। वहाँ आयोडीन डालने पर ब्लू कलर नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जिस सॉल्यूशन में इसे डुबाया गया है वो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, और वो एक अच्छा CO2 का एब्जॉर्बर है। वो सारी CO2 जितनी इस बेल, क्योंकि ये बंद बेल जार था, पूरी तरीके से सील था, तो बाहर का एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है। इस बेल जार के थ्रू इस KOH के सॉल्यूशन ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ने सारी CO2 खींच के एब्जॉर्ब कर ली होगी। जब इसने सारी CO2 खींच करके एब्जॉर्ब कर ली तो क्या हुआ होगा भाई? इस बेल जार के अंदर सारी CO2 खत्म हो गई होगी। जब CO2 खत्म हो गई तो सिर्फ बेल जार में क्या मिल रहा होगा? सनलाइट मिल रही होगी, सिर्फ क्लोरोफिल मिल रहा होगा, और वाटर मिल रहा होगा। यानी प्लांट के फिर जितने हिस्से पर के लिए बेल जार के लिए CO2 अवेलेबल नहीं रही होगी, वहाँ पर स्टार्च नेगेटिव आ गया, यानी कि वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। कब नहीं हुआ? जब CO2 नहीं थी। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि भाई CO2 जो है वो एक जरूरी कंडीशन है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो इस तरीके से एक्टिविटी 3 और 4 हमारी पूरी हो जाती है। आज की डे 2 की क्लास में इतना ही रखेंगे। यहाँ पर हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगली क्लास में पढ़ा जाएगा, उसका थोड़ा सा बताए देते हैं। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने कल पढ़ लिया था, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड करते हैं। दे आर द ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट सिंथेसाइज्ड देयर ओन फूड। ये अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाते, बट लेकिन डिपेंड रहते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर देयर फूड। लेकिन अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर पूरी तरीके से डिपेंड रहते हैं। ठीक है, ये अपना, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे आर द ऑर्गेनिज्म, ये ऐसे जीव जंतु हैं, ये ऐसे पेड़ पौधे हैं which do not synthesize their own food, जो अपना खाना कभी भी खुद नहीं बनाते, but depend on the other organisms for the their food। अपने फूड के दूसरे पर डिपेंड करते हैं। क्यों भाई आलसी है, अपना खाना नहीं बनाते? नहीं, आलसी नहीं है, इनके पास वो जो फूड बनाने के लिए चारों रिक्वायरमेंट हमने भी इससे पहले पढ़ी, वो चारों रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती इनके पास। किसी के पास 3 है, किसी के पास 2 है, किसी के पास, कहने का मतलब वो चारों पूरी नहीं होती, किसी ना किसी चीज़ की कमी रहती है, इस कारण से अपना फूड खुद नहीं बना पाते। तो इसके अंदर हमें पढ़ने कौन कौन से हैं? इसके अंदर हमें 4 प्रकार का ऑर्गेनिज्म पढ़ने हैं। सबसे पहले पैरासाइट।
थोड़ा थोड़ा बताएंगे, बाकी अगली क्लास में चर्चा करेंगे। पैरासाइट। दूसरा सैप्रोट्रॉप। पैरासाइट हो गया, सैप्रोट्रॉप हो गया, तीसरा और चौथा इसी के रास्ते में आते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? डिपेंड करते हैं होस्ट यानी जिसकी बॉडी पर रहते हैं, लेकिन एक खास बात होती है, विदाउट किलिंग देम, लेकिन उन्हें कभी मारते नहीं है। स्पोरोफाइट की एक खास बात होती है, डिपेंड होस्ट पे डिपेंड करेंगे, लेकिन किल्ड होस्ट पे, मरे हुए ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। क्लियर? तो पैरासाइट हो गया, स्पोरोफाइट हो गया। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स आते हैं जो कि इंसेक्ट को मारते हैं, तो इंसेक्टी वायरस भी उन्हें बोला जा सकता है। इंसेक्टी वायरस प्लांट यानी प्लांट को किल कर रहे हैं, तो यानी अपना खाना खुद नहीं बना रहे, उसको मार करके खाने का काम कर रहे हैं। तो प्लांट ईटिंग प्लांट क्या है? एनिमल ईटिंग प्लांट। एनिमल में भी स्पेशली कौन? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, इंसेक्ट को खाने वाला प्लांट। तो इस तरीके से हमने पैरासाइट देखा, स्पोरोट्रॉप देखा और प्लांट इंसेक्ट वायरस भी देखा। इनके अंदर में कुछ बैक्टीरिया आते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। तो इस तरीके से हेटरोट्रॉपिक की कुछ टाइप्स हो जाती हैं, और भी कई सारी टाइप्स हैं। फंगस वगैरह भी आती हैं, बैक्टीरिया वगैरह भी आते हैं, लेकिन इसके बारे में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हेटरोट्रॉपिक के आराम से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, पैरासाइट क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, स्पोरोसैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, कैसे करते हैं, क्या क्या एग्जांपल्स हैं, प्लांट इंसेक्टिवाइरस क्या होते हैं, कैसे कैसे करते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल है। बैक्टीरिया डिकम्पोजर कैसे एक्शन करते हैं। तो हेटरोट्रॉप का डिस्कशन हम डे 3 की क्लास में रखेंगे। आज के लिए इतने पे ही इसको रखा जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लें, बार बार देख लें, ना समझ में आए 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार देख सकते हैं देखो, और दोबारा देखो। कुछ नहीं समझ में आए तो उसको रिपीट करा करके देखो, बैक करके देखो, समझ में आ जाए उसके बाद इसको लिख करके रोक करके लिख के नोट डाउन। ठीक है, आज के लिए